हिंदी भाषा पर बात चल रही थी। हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, भारत में कौन कौन सी भाषाएं पहले विकसित हुई, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अपभ्रंश से फिर काय का विकास हुआ, हिंदी का। हिंदी का विकास कैसे हुआ हम लोगों ने जान लिया। नामकरण कैसे हुआ, कौन सी भाषा से आया, फारसी भाषा का शब्द है हिंदी, सिंधु संस्कृत भाषा के शब्द से निकलकर आया, ये सब जान लिया। इसके बाद हिंदी की बोलियां और उनके क्षेत्र ये भी हमने पढ़ लिए और सीख लिए। बोलियों से संबंधित, क्षेत्र से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, तो आपको पता होगा, आपने पढ़ लिया है। जैसे मथुरा की बोली कौन सी है, पटना की बोली कौन सी है, लखनऊ की बोली कौन सी है, अवधी। लखनऊ की कौन सी है, मेरठ की बोली कौन सी है, बुंदेलखंड की, जयपुर की बोली जयपुरी, जयपुर की बोली कौन सी है। तो ये बोलियां और उनके क्षेत्र पढ़ लिए। नैनीताल की बोली कौन सी है, हाँ, बोलियां और उनके क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब बात करेंगे राजभाषा पर। काय पर बात करेंगे, राजभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में पहले तो थोड़ा सा अंतर समझ लो। राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या होती है। देखो, राजभाषा राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा है। राजभाषा क्या है, राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा। जो राजकीय कार्य होते हैं, सरकार के कार्य होते हैं, उनमें जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे कहते हैं राजभाषा। राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो जो राजकीय कार्य होते हैं वो जिस भाषा में हो उसे क्या कहेंगे, राजभाषा। अलग अलग समय पर राजभाषा अलग अलग रही है। जैसे जब मुस्लिम का शासन था भारत पर, तो राजभाषा कौन सी थी, फारसी। कौन सी भाषा राजभाषा थी, फारसी। अंग्रेजी शासन हुआ, अंग्रेजों का शासन हुआ, तब राजभाषा हो गई अंग्रेजी। तब कौन सी राजभाषा हो गई, अंग्रेजी। भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को राजभाषा हिंदी स्वीकार कर ली गई। तो स्वतंत्रता से पहले कुछ विद्वान ऐसे थे जो राजभाषा हिंदी बनवाना चाहते थे, हिंदी का समर्थन करते थे, और स्वतंत्रता के बाद राजभाषा हिंदी बनाने पर उन्होंने ऐतराज कर दिया कि राजभाषा हिंदी नहीं होनी चाहिए। इसमें सबसे पहला नाम आता है, एक विद्वान हुए हैं जिनका नाम है चटर्जी। उन्होंने राजभाषा हिंदी के लिए अपना विरोध जताया। इसके बाद दूसरा नाम आया है राजगोपालाचारी, जो हिंदी को अस्वीकार कर रहे थे कि राजभाषा हिंदी न हो। तमाम मतभेदों के बाद संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी राजभाषा स्वीकार कर ली। तो संविधान सभा में गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्ताव रखा कि राजभाषा हिंदी होनी चाहिए, और उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। और संविधान की स्वीकृति के बाद हिंदी राजभाषा बन गई, अर्थात हिंदी में ही राजकीय कार्य होने चाहिए। तो पहले से अंग्रेजी शासन चला आ रहा था। ये कहा गया कि अंग्रेजी में सारे कार्य हैं, सारी फाइलें अंग्रेजी में हैं, एकदम से हिंदी में कैसे परिवर्तित हो जाएंगी। तो इसके लिए 15 वर्ष का समय दिया गया कि 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी में जो फाइलें हैं, जो कार्य हो रहे हैं, उन्हें धीरे धीरे परिवर्तित करके 65 तक सारे कार्य हिंदी में हो जाने चाहिए। लेकिन तब से लेकर अब तक, आज की डेट तक, राजभाषा कागजों में तो हिंदी है, लेकिन अभी सारे कार्य अंग्रेजी में ही हो रहे हैं। अर्थात अपने ही घर में ये कैसी है, पराई है। हिंदी राजभाषा है भारत में, लेकिन राजभाषा का सम्मान इसे नहीं मिल रहा है।
और जो सहराज भाषा है, सहराज भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। सहराज भाषा अंग्रेजी है भारत की, जो सारे कार्य कर रही है, अर्थात राजभाषा के भी सारे कार्य अंग्रेजी में ही हो रहे हैं। तो ये राजभाषा है, संविधान द्वारा स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। अब राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। राष्ट्रभाषा हिंदी है भारत की। इसके लिए बस इतना मिलता है कि किसी भी देश की ऐसी भाषा जिसे उस देश के अधिकांश लोग सुने, समझें और बोलें, जिसे अधिकांश लोग समझते हों और बोलते हों, ऐसी भाषा को क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा। क्या कहेंगे? राष्ट्रभाषा। यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी। क्योंकि भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है और सबसे अधिक हिंदी समझी जाती है। यदि आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो हिंदी वो बोले या न बोले लेकिन हिंदी समझ लेंगे, आप जो कहेंगे उनकी समझ में आ जाएगा। या आप पूर्वोत्तर भारत में जाएंगे, पूर्व में जाएंगे, तब भी वहाँ हिंदी वो बोल पाए या न बोल पाए लेकिन आपकी हिंदी थोड़ी थोड़ी समझ लेंगे। तो क्या है कि अधिकांश लोग हिंदी को समझें और बोलें, अर्थात कोई भी ऐसी भाषा जिसे देश के अधिकांश लोग समझते हैं और बोलते हैं उसे कहते हैं राष्ट्रभाषा। तो राष्ट्रभाषा कौन सी हो गई? हिंदी। राजभाषा कौन सी हो गई? हिंदी। सहराज भाषा कौन सी हो गई? हाँ। तो राजभाषा से संबंधित संविधान में बहुत सारे विवरण मिलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाग 17 में राजभाषा से संबंधित 343 अनुच्छेद से और 351 अनुच्छेद तक राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जो परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं। 343 अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी और प्रयुक्त अंकों का स्वरूप होगा वो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है, तो भारत की राजभाषा हिंदी और उसमें प्रयुक्त अंकों का स्वरूप कैसा होगा? जो भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा। भारतीय अंक कौन कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, ये 5 इस तरह के, और अंतरराष्ट्रीय इस तरह से, ये अंतरराष्ट्रीय अंक हैं। ठीक है, तो क्या है कि ये संविधान में लिखा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। और अंक कौन से होंगे? ये वाले भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप। ये अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है भारतीय अंकों का। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान में ऐसा कहा गया है। और 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। कितनी है? 22। बहुत पूछा जाता है, जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसकी संख्या 14 थी, फिर संशोधन हुआ 15 कर दी गई, फिर उसके बाद संशोधन हुआ 18 हो गई, और वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? यहाँ एक कंफ्यूजन होता है, बोलियों की संख्या और मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या। बोलियों की संख्या आपको पहले बता दी गई है, कितनी है? बोलियां हैं 18। बोलियां कितनी हैं? 18। 17 या 19 जो भी हैं उन पे भी बात हो गई है, लेकिन मान्यता प्राप्त संविधान में भाषाएं कितनी हैं? 22। ठीक है, यूपी टेट में प्रश्न आया था, संभवतः 2017-18 में आया था, तब ये प्रश्न आया था कि बोलियां कितनी हैं। तो बोलियों में विकल्प 22 आता है और कुछ विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं कि 22 बोलियां हैं। बोलियां 22 नहीं है, 22 क्या है? भाषाएं जो संविधान ने स्वीकृत की हैं, जो संविधान ने स्वीकृत की हैं, ऐसी भाषाओं की संख्या 22 है। इन सबको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हेडिंग डाल लें, राजभाषा। राजभाषा लिखें, संसार के प्रत्येक देश में, संसार के प्रत्येक देश में, संसार के प्रत्येक देश में संसार के प्रत्येक देश में शासन एवं प्रशासन, शासन एवं प्रशासन, संसार के प्रत्येक देश में शासन एवं प्रशासन, कोष्ठक में लिखें राजकाज, शासन एवं प्रशासन
कोष्ठक में लिख लें राजकाज, कोष्ठक बंद कर लें, राजकाज। संसार के प्रत्येक देश में शासन एवं प्रशासन राजकाज के कार्य करने हेतु एक भाषा होती है, के कार्य करने हेतु एक भाषा होती है जिसे राजभाषा कहते हैं। कार्य करने हेतु एक भाषा होती है जिसे राजभाषा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? राजभाषा। अर्थात इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे ही कह सकते हैं कि राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। राजकीय कार्यों के लिए कार्य दो प्रकार के हो सकते हैं। राजकीय का मतलब है सरकार द्वारा, आप जो कार्य कर रहे हैं, आप राजकीय कार्य नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अपना अध्ययन कर रहे हैं, व्यक्तिगत कार्य कर रहे हैं। और सरकार का कार्य होगा वो कैसा होगा? राजकीय होगा। तो शासन और प्रशासन द्वारा जो पत्र लिखे जाते हैं, जैसे कोई भी पत्र जारी होता है, कोई सूचना अधिसूचना जारी होती है सरकार की तरफ से, चाहे केंद्र सरकार की ओर से हो या उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, किसी राज्य सरकार की ओर से हो, या मान लीजिए जनपद स्तर पर कोई अधिकारी जारी करता है, तो वो राजकीय होता है। तो राजकीय कार्य के लिए जो भाषा प्रयुक्त होती है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा। राजभाषा समझ गए? लिखें। हाँ, आगे लिखें। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा अलग अलग हो सकती है। किसी भी देश की या किसी भी देश की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा अलग अलग हो सकती है। राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा अलग अलग हो सकती है। किसी भी देश की राजभाषा और राष्ट्रभाषा कैसी हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। ये दूसरी हो और ये दूसरी हो, ठीक। उसके बाद, क्योंकि राष्ट्रभाषा जनसंपर्क की भाषा है, क्योंकि राष्ट्रभाषा जनसंपर्क की भाषा है। राष्ट्रभाषा काहे की भाषा है? जनसंपर्क की भाषा। जबकि राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है। जबकि राजभाषा सरकारी कामकाज की भाषा है। अगला बिंदु लिखें, अगला पॉइंट लिखें। मुगल काल में फारसी राजभाषा थी। मुगल काल में फारसी राजभाषा थी। मुगल काल में राजभाषा कौन सी थी भारत की? फारसी। और हिंदी संपर्क भाषा थी। और हिंदी संपर्क भाषा थी, ठीक है। फारसी राजभाषा थी और हिंदी संपर्क भाषा थी। उसके बाद अगला बिंदु लिखें। अंग्रेजी शासन में राजभाषा अंग्रेजी थी और संपर्क भाषा हिंदी। अंग्रेजों के शासन में या अंग्रेजी शासन में राजभाषा अंग्रेजी थी और संपर्क भाषा कौन सी थी? हिंदी। संपर्क भाषा हिंदी थी। भारतीय संविधान, अगला बिंदु लिखें। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी राजभाषा भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को हिंदी
राजभाषा स्वीकृत की गई, ऑफिशियल लैंग्वेज स्वीकृत की गई, स्वीकृत की गई। आजादी के बाद, आजादी के बाद आजादी के बाद हिंदी को राष्ट्रभाषा, हिंदी को राष्ट्रभाषा संवैधानिक रूप से बनाने हेतु भी प्रयास किया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया गया। मतलब संवैधानिक रूप से राष्ट्रभाषा नहीं है ये हिंदी, लेकिन वैसे राष्ट्रभाषा है। तो संविधान में भी ये लिख दिया जाए कि राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये तो लिखा है कि राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये भी लिखा जाए, ऐसा प्रयास भी किया गया। ठीक है, सबसे पहले ऐसा प्रयास बंगाल में किया गया कि हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, अर्थात हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा हो, ऐसा प्रयास सबसे पहले बंगाल में शुरुआत हुई इस प्रयास की। ठीक है, अब लिखें राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति, राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। राजभाषा हिंदी राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। संवैधानिक मतलब संविधान में, संवैधानिक स्थिति, संविधान में एक प्रत्यय लगा है तो संवैधानिक हो गया। ठीक है, संवैधानिक स्थिति का मतलब संविधान में हिंदी से संबंधित क्या क्या प्रावधान है। तो पहला तो है कि संविधान में जो अनुच्छेद 120 है उसमें संसद की भाषा वर्णित की गई है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 कौन से भाग में है ये अनुच्छेद 120? अनुच्छेद 120 भाग 5, भाग 5 है जो संविधान का, उसमें अनुच्छेद 120 है। उसमें लिखा है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है, यदि पूछा जाए संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन से अनुच्छेद में है, तो कौन से अनुच्छेद में है? 120 में। भाग पूछा जाए कौन से भाग में है? भाग 5 में। या अनुच्छेद पूछा जाए कि अनुच्छेद 120 कौन से भाग में है, तो भाग 5 में है। ठीक है, दूसरा बिंदु लिखें अनुच्छेद 210, यही दो आगे कर लो एक पीछे कर लो, अनुच्छेद 210। ठीक है, भाग 6 अनुच्छेद 210 भाग 6, विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा, विधानमंडलों में, विधान मंडलों में
प्रयोग की जाने वाली भाषा। विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। यदि प्रश्न आता है कि विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 210। कौन से भाग में है? भाग 6 में। भाग 6 अनुच्छेद 210 में विधानमंडलों में प्रयोग की जाने वाली भाषा का विवरण मिलता है। ठीक है, उसके बाद लिखें संविधान के भाग 17, हेडिंग डाल लें, संविधान के भाग 17, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद, ठीक है, ये भाग 17 ध्यान रखना। संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद, भाग 17 से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं, इन पे बात करेंगे। ठीक, भाग 17 के अनुच्छेद लिखना, शुद्ध ही लिखना, बोर्ड पे जैसा लिखा है। यदि ध पे यहाँ पर स्पेस है तो छोड़ना ही है। ठीक है, 6 ऐसा बनाना है, इस तरह से बनाना है तो ऐसा ही बनाना है। यदि आप इससे भिन्न बनाते हैं तो क्या है, आप मतलब व्याकरणिक रूप से अशुद्ध लिख रहे हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, लिखते समय शुद्ध ही लिखें, व्याकरणिक रूप से आपका लेखन शुद्ध हो। देखें इसमें अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 भाग आ गया, भाग 17 है। ठीक है, भाग 17 में है अनुच्छेद 343। इसमें क्या लिखा है, संघ की राजभाषा हिंदी, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। यदि देवनागरी लिपि पूछा जाए तो आप देवनागरी बताएंगे। ये संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त लिपि है। तो संविधान में ये लिखा है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। इसमें एक बात और जोड़ लें, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। दूसरा पॉइंट लिखें, अंकों का स्वरूप, अंकों का स्वरूप अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। अंकों का स्वरूप कैसा होगा? भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप। भारतीय अंक कैसे हैं? यहां लिख लो, जैसे भारतीय अंक कौन कौन से हैं वो भी लिख लो। यहां पर पहले बता दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भारतीय अंक हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय रूप क्या है इनका? अंतरराष्ट्रीय रूप 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। ठीक है, भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप। ये प्रश्न आया था अभी, पिछली परीक्षा हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें आया था कि संविधान द्वारा अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि भारतीय अंकों का कौन सा रूप मान्य है। तो कौन सा रूप मान्य है? अंतरराष्ट्रीय रूप। या पूछा जाएगा कि संविधान द्वारा कैसे अंक मान्य हैं। ठीक है, ये भारतीय अंक हैं और अंतरराष्ट्रीय रूप इनका ये है। तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 343। जीके में भी आता है, जीके की परीक्षाएं जो लोग देते हैं उनके लिए भी उपयोगी है। भाषा से संबंधित प्रश्न आता है कि भाषा हिंदी राजभाषा है, कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? तो कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है? 343 में। संघ की राजभाषा हिंदी पर लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अगला लिखें अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344। अनुच्छेद 344 मिटा दें इसे, ऊपर से यहां से मिटाए दे रहे हैं। अनुच्छेद 344। 344 अनुच्छेद में क्या लिखा है ये भी जान लो शीघ्रता के साथ। लिखें अनुच्छेद 344 में लिखें, राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का गठन। राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति का गठन। संसद की समिति का गठन। ठीक है, यदि पूछा जाए राजभाषा के संबंध में आयोग या संसद की समिति का गठन किया जाता है कौन से अनुच्छेद के तहत? यदि राजभाषा से संबंधित कोई भी आयोग बनेगा देश में या संसद में कोई समिति बनेगी राजभाषा से संबंधित, तो वो अनुच्छेद 344 के तहत बनेगी। 344 में ये लिखा गया है कि राजभाषा के संबंध में आयोग का गठन और संसद की समिति का गठन किया जाए। ठीक, इतना ही यहाँ जान लो। अगला लिख लो अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में लिखें, राज्य की राजभाषाएं। इंपॉर्टेंट है ये, राज्य की राजभाषाएं। राज्य की राजभाषाएं। ठीक है, राज्य की राजभाषाएं, प्रत्येक राज्य के लिए राजभाषाएं कौन कौन सी हैं या राज्य किन नियमों के तहत अपनी राजभाषा निर्धारित कर सकता है। तो राज्य की राजभाषाओं से संबंधित विवरण कौन से अनुच्छेद में है? पूछा जाए अनुच्छेद 345 काय से संबंधित है? राजभाषा में, राजभाषा के संबंध में आयोग से संबंधित, राज्य की राजभाषाओं से संबंधित, संघ की राजभाषा से संबंधित, तो काय से है? राजभाषा से। या ऐसे पूछा जाए राज्य की राजभाषाएं किस अनुच्छेद में हैं? तो 345 में। उसके बाद लिखो अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346। अनुच्छेद 346 लिखें, संपर्क भाषा का प्रावधान। संपर्क भाषा का प्रावधान 346 में काय का प्रावधान है? संपर्क भाषा का। संपर्क भाषा का प्रावधान। अब ये संपर्क भाषा का मतलब क्या है? संघ और, जैसे संघ की राजभाषा, संघ व राज्य के मध्य संपर्क के लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त हो, अथवा राज्य व राज्य के मध्य। ठीक है, एक राज्य दूसरे राज्य से किस भाषा में संपर्क स्थापित करेगा इसका विवरण है। या संघ और राज्य आपस में कौन सी भाषाओं का प्रयोग करके संपर्क करेंगे। जैसे मान लीजिए संघ, भारत एक संघ है और भारत सरकार एक पत्र जारी करे किनके लिए? किसी राज्य सरकार के लिए, तो वो कौन सी भाषा में होगा?
वो विवरण काय में है 346 में। अर्थात संघ की और राज्य की आपस की जो भाषाएं हो उनका विवरण, और राज्य मान लीजिए पश्चिम का कोई राज्य है केरल और उत्तर प्रदेश के लिए पत्र लिख रहा है, तो कौन सी भाषा में पत्र लिखे, उनके लिए नियम यहाँ निर्धारित किए गए हैं। अलग अलग राज्य की भाषाएं अलग अलग हैं और फिर उन्हें एक दूसरे से किस तरह से संपर्क स्थापित करना है, किन भाषाओं के माध्यम से, ये विवरण है अनुच्छेद 346 में। अनुच्छेद 347 देखो, 347 अनुच्छेद 347 इसमें है मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान। मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान। मान्यता प्राप्त भाषाओं का प्रावधान या लिख लो, इसमें लिखें किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। ठीक है, काय में है, अनुच्छेद 347 में है। इसके बाद है अनुच्छेद 348, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 348 बहुत पूछा जाता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का प्रावधान है, लिख लो। अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा का प्रावधान। हाँ, 47 वाला एक बार फिर से देख लो। किसी राज्य की राजभाषा के किसी भाग द्वारा, वो सॉरी, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध। बोली जाने वाली भाषा के संबंध में उपबंध मतलब जनसंख्या द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उसके संबंध में उपबंध है 347 में। 48 में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और हाई कोर्ट, लिख लो। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का प्रावधान। की भाषा का प्रावधान। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा का प्रावधान बहुत पूछा जाता है कि प्रावधान हाई कोर्ट की भाषा या सुप्रीम कोर्ट की भाषा कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? 300, सब लोग बोला करो 348। अर्थात 348 अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की भाषा का विवरण है कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी भाषा में याचिका लेगा, कौन सी भाषा में निर्णय करेगा, क्या क्या हो सकता है। ऐसे ही हाई कोर्ट की भाषा कौन सी होनी चाहिए, ये विवरण 348 में है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखो 349 अनुच्छेद 349 इसमें लिखें भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान। 349 भाषा संबंधी में भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान। भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान। अधिनियमित
करने का प्रावधान, भाषा संबंधी विधियों को अधिनियमित करने का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 349 में। उसके बाद देखें 350, अनुच्छेद 350। अनुच्छेद 350 इसमें अल्पसंख्यकों के लिए है। इसमें काय के लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए। लिखें भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। भाषाई अल्पसंख्यकों भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 350 और अंतिम लिख लो अनुच्छेद 351। ठीक है, अनुच्छेद 351। इनमें प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न यहाँ से आता है अनुच्छेद से संबंधित, और आपकी परीक्षा में भी आया है, यूपी टेट में भी आया है, अन्य परीक्षाओं में भी आता है और यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है, हिंदी भाषा में जहाँ से प्रश्न आता है अनुच्छेद से संबंधित, राजभाषा से संबंधित एक प्रश्न अधिकांश आता है। लिखें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे करना है, क्या क्या निर्देश हैं, इसमें है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश कौन से अनुच्छेद में है? 351 में। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश कौन से अनुच्छेद में है? 351 में है। इसमें स्याही कर लो। अब देखो 343 से और 351 तक हो गया। अर्थात एक प्रश्न तो ये आता है कि भारतीय संविधान के भाग 17 में भाषाओं से संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? कितने हैं? तो 43, 44, 343, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, संख्या हो गई 9। और कहां से कहां तक हैं? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित अनुच्छेद हैं 343 से 351 तक। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। कहां से कहां तक अनुच्छेद हैं? 343 से 351 तक। भाषा, हिंदी भाषा के विकास के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 351। या सुप्रीम कोर्ट की भाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? संसद में गठन होगा आयोग का या समिति का, तो कौन सा अनुच्छेद है? राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है, कौन सा अनुच्छेद? ठीक है, तो ये अनुच्छेद हो गए, समझ में आ गए? हाँ, तैयार कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण है। अब लिखो संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं, अब इन्हें पढ़ेंगे। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। ठीक है, ये बता दी गई है संक्षेप में। मान्यता प्राप्त भाषाएं कितनी हैं? 22। कितनी हैं? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में, कौन सी अनुसूची है? ये अनुसूची भी पूछी जाती है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। पहला, संविधान लागू होते समय।
संविधान लागू होने के समय कितनी भाषाएं थी? संविधान लागू होने के समय थी 14 भाषाएं। कितनी भाषाएं थी? 14। लिख लो, संविधान लागू होने के समय 14 भाषाएं थी। लिखें, नंबर डालते चलें और लिखते चलें, ठीक है। संविधान लागू होते समय 14 भाषाएं थी। लिखें, असमिया, बंगला, गुजराती, असमिया, असमिया, बंगला, गुजराती। चौथे नंबर पे लिखें, असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, मलयालम, मलयालम, मराठी, उड़िया, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, उर्दू, उर्दू, तेलुगु, उर्दू, तेलुगु। एक बार देख लो इन्हें फिर से, देखना, कश्मीरी, पंजाबी, ठीक है, कश्मीरी हम बोलते चलेंगे, आप देखते चलेंगे। कश्मीरी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगला, असमिया, हिंदी, संस्कृत, उर्दू। कोई छूटी? ये 14 संविधान लागू होते समय थी। कितनी? 14। अब दूसरा पॉइंट लिखें, दूसरा पॉइंट लिखें, 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा शामिल। 21वां संविधान संशोधन 21वां संविधान संशोधन 1967 द्वारा लागू या संशोधित एक भाषा है 15वीं, सिंधी। कौन सी है? सिंधी। प्रश्न ये बनता है कि सिंधी को कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी जोड़ी गई। सिंधी भाषा संविधान द्वारा कब जोड़ी गई? 1967 में, ठीक है। लागू होने के समय कितनी थी? 14। इसके बाद अब तीसरा हेडिंग डालें, ये तो 1967 में जोड़ दी गई एक। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 जोड़ी गई। कितनी जोड़ी गई? यहाँ कितनी जोड़ी गई थी? एक। 71वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषाएं और जोड़ दी गई, ठीक है। यहां से प्रश्न ये बनेगा
71वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में। 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 3। कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, सिंधी। सिंधी अलग जोड़ी गई है, या कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, इनमें से कोई एक रख दें, बंगला। तो 71वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सी नहीं जोड़ी गई? बंगला। अर्थात इस तरह से आप प्रश्न बनेंगे और ध्यान रखना। उसके बाद लिखें अगला, 71वां हो गया, उसके बाद लिखें 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 92वां संविधान संशोधन 2003। अर्थात 92वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 2003। इसके द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई। संख्या भी पूछी जा सकती है, कितनी भाषाएं जोड़ी गई? 4। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई संविधान में। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है, 1 2 3 4, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कब? 92वां संशोधन हुआ है तब, 2003 में। ठीक है, 92वां संशोधन 2003। और कितनी भाषाएं जोड़ी गई? बोडो, डोगरी, ठीक, मैथिली और संथाली। तो वर्तमान में अब कितनी भाषाएं हो गई? कितनी हो गई? मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 14। 21वें संविधान संशोधन द्वारा 1 जोड़ी गई, सिंधी। ठीक है, 21। फिर 21 के बाद 71। 71 में कितने जोड़ी गई? 3। और 21 और 71 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 92। 1 और 1 2, 7 और 2 9। 92वां संविधान संशोधन द्वारा कितनी जोड़ी गई? 4। वर्तमान में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब हेडिंग डालें, राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक योग्यताएं। ये हो गया, राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक योग्यताएं। ये लिख ली सबने? राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक योग्यताएं। एक प्रश्न आता है जिसमें 4 विकल्प दिए रहते हैं कि राष्ट्रभाषा की कौन सी योग्यता नहीं है। तो राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक योग्यताएं। राष्ट्रभाषा के लिए आवश्यक योग्यताएं कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? देखो, राष्ट्रभाषा के लिए कुछ योग्यताएं हो, जिसकी अपनी एक लिपि हो, जिसका अपना एक साहित्य हो, जो बहुत बड़े भूभाग पर बोली जाती हो, जिसे बहुत अधिक लोग, देश के अधिकांश लोग समझते हो, जिसमें बात मतलब संपर्क एक दूसरे से करते हो। ठीक है, तो ये क्या है? राष्ट्रभाषा की योग्यताएं हैं। लिख लें, पहली योग्यता लिखें, यह है बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जानी चाहिए। बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जानी चाहिए, मतलब अधिकांश लोग बोलें, वो होगी राष्ट्रभाषा। बहुसंख्यक जनता द्वारा बोली जानी चाहिए, पहली योग्यता हो गई। दूसरी योग्यता इसकी लिख लें, इसकी लिपि पूर्ण एवं वैज्ञानिक हो। लिपि कैसी हो? पूर्ण हो और वैज्ञानिक हो। राष्ट्रभाषा की लिपि पूर्ण एवं वैज्ञानिक हो। ठीक। तीसरी विशेषता,
या तीसरी योग्यता राष्ट्रभाषा की क्या होनी चाहिए? यह भाषा राष्ट्र की संस्कृति, यह भाषा राष्ट्र की संस्कृति तथा भाषिक विरासत की उत्तराधिकारिणी हो। राष्ट्र की संस्कृति, यह भाषा राष्ट्र की संस्कृति एवं विरासत की उत्तराधिकारिणी हो। ठीक है, ये विशेषता होनी चाहिए, तब बनेगी राष्ट्रभाषा। तब क्या बनेगी? राष्ट्रभाषा। नए शब्दों को आत्मसात करने की क्षमता हो। नए शब्दों को आत्मसात करने की क्षमता हो, स्वीकार करने की क्षमता हो। देखो, अब ये विशेषताएं बहुसंख्यक द्वारा बोली जाती हो तो हिंदी बहुसंख्यक द्वारा बोली समझी जाती है। हिंदी की लिपि भी पूर्ण है और वैज्ञानिक है, ये विशेषता भी है हिंदी में। राष्ट्र की संस्कृति और विरासत की उत्तराधिकारिणी हो, अर्थात वैदिक संस्कृति, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश जो भी संस्कृति है उसकी उत्तराधिकारिणी कौन है? हिंदी। नए शब्दों को आत्मसात करने की क्षमता हो। नए शब्द का मतलब मुगल आए, उनकी भाषा अरबी फारसी के बहुत सारे शब्द हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, आपको पढ़ा दिए गए। और अंग्रेजी के बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। नए शब्द ही तो हैं, हिंदी के तो हैं नहीं, दूसरी भाषाओं की जो शब्द हैं उन्हें भी ग्रहण करने की क्षमता इसमें है। तो ये राष्ट्रभाषा के लिए महत्वपूर्ण योग्यताएं हो गई, ठीक है, राष्ट्रभाषा के लिए महत्वपूर्ण योग्यताएं हो गई। अब ये टॉपिक पूरा होता है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और लिख लो। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थोड़े से और लिख लो। और एक शुभ समाचार और है, आज हमारा एक रिजल्ट आया है, अभी कुछ दिन पहले एग्जाम दिया था एमए फाइनल संस्कृत का। तो एमए फाइनल संस्कृत में आज रिजल्ट आया है, आज रात में। हाँ, क्या मिठाई मंगवाए ने? अच्छा, 98.22 98.22% अंक आए हैं। कुछ एक पेपर में 100 में से 100 हैं, दूसरे पेपर में 92 हैं, तीसरे में 100 में से 100 हैं, चौथे में 100 में से 100 हैं, ठीक है, वाइवा में 100 में से 100 हैं। अब ये 500 का योग हो गया, 1 2 3 4 5, 500 में 492 हैं, ठीक है, 492 कितने में है? 500 में से। और पिछले वर्ष 400 का पूर्णांक था और 392, ठीक, कितने हो गए? 392 और 492। ये 8 नंबर का मुझे तो विश्वास ये है कि हमारा सही है। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था तो हो सकता है जैसे आंसर की में कुछ गड़बड़ हो, मान लीजिए हमारे हिसाब से, हमें तो विश्वास है कि हम सही करके आए हैं और वो 100% सही है। और हो सकता है कि उनकी आंसर की में कोई दूसरा विकल्प रहा हो, हमने कोई दूसरा कर दिया गया हो, या हो सकता है हमारा ही गलत हो। लेकिन हमें तो ये विश्वास है, हम तो यही सोच रहे थे कि हमारे सभी पेपरों में 100 ही 100 आएंगे, लेकिन इसमें ये हमें खेद रहा। हालांकि खुशी इस बात की है कि 98.22% आ गए, और खेद हमें ये है कि इसमें 100 क्यों नहीं आए, इसमें 100 क्यों नहीं आए। और जिन्हें ये लग रहा हो कि सर पता नहीं सच कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, क्या
देखो रोल नंबर भी बता दें, जैसे थोड़ा सा भी शक हो तो रोल नंबर आगरा यूनिवर्सिटी पे केवल रोल नंबर से ही रिजल्ट आ जाता है 2000 130 195 005। ठीक है, नाम तो आप जानते हैं, रोल नंबर डालेंगे, रोल नंबर से ही रिजल्ट आ जाएगा। तो और कुल टोटल इसमें है 884, 900 में से 884 900 में से हैं। ठीक है, एक जो मन में थी कि एक परीक्षा ऐसी हो जिसमें कोई भी प्रश्न गलत न हो, वो फिर मन की मन में ही रह गई। लेकिन प्रयास यही कर रहे हैं कि कोई परीक्षा तो ऐसी होगी जिसमें कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, मतलब 100 में से 100 होने चाहिए। तो इसमें एक ये वैसे हमारे हिसाब से हम तो यही मानते हैं कि 100 में से 100 ही हैं, और हम करके भी आए, उनके उत्तर भी हमारे पास हैं, लेकिन हम कोई विवाद नहीं करना चाहते। इतने का कम है, 98.2% है, तो ये बहुत है। हाँ, तो क्या अच्छा, इतने में 3 पास हो सकते हैं। और ये उनके लिए भी जो लोग ये कहते हैं कि एक टीचर एक से अधिक सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है, अधिकांश तो यही कहा जाता है, कहाँ जाते हो कि गुरुकुल में हिंदी कौन पढ़ाते हैं कि पीके सर, संस्कृत कौन पढ़ाते हैं कि पीके सर, पर्यावरण कौन पढ़ाते हैं कि पीके सर, साइकोलॉजी कौन पढ़ाते हैं कि पीके सर। एक टीचर एक से अधिक सब्जेक्ट कैसे पढ़ा सकता है? अधिकांश शहर वाले ये कहते हैं कि वहाँ केवल भीड़ मिलेगी, आपको योग्यता नहीं मिलेगी। तो ये रिजल्ट निकाल के और उन्हें दिखा देना कि देखो हिंदी में यूपी टॉप कर चुके हैं, वो रिजल्ट अखबार में आया था, उसका भी जिसे रिजल्ट चाहिए वो मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और एमए संस्कृत में 98.2% आ गए, तो ये पढ़ाने के लिए योग्य नहीं है क्या आप? बताओ, जब 98% से अधिक नंबर कोई ला रहा है तो संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा सकता? या जो बीएड एमएड या एजुकेशन में नेट है तो वो बीएड वो क्यों नहीं पढ़ा सकता? या हिंदी में जिसने 2 बार जेआरएफ किया है, टीजीटी पीजीटी टॉप किया है जिसने, तो वो अब हिंदी में टॉप किया है। ठीक है, 2 बार जेआरएफ है, 4 बार नेट है, तो वो क्यों नहीं पढ़ा सकता इस सब्जेक्ट को? तो हिंदी हम क्यों नहीं पढ़ा सकते? हम संस्कृत क्यों नहीं पढ़ा सकते? हम साइकोलॉजी क्यों नहीं पढ़ा सकते? ठीक है, अब एक बात इससे आपको स्पष्ट और हो रही होगी कि इतना तो अनुभव है ही पीके सर को कि प्रश्न कहां से बनते हैं। मान लीजिए यदि प्रश्न जो बन रहे हैं परीक्षा में, यदि कोई व्यक्ति 98% कर रहा है सही, टीजीटी में हमारे 96% से अधिक सही थे, तो जो व्यक्ति 96% सही करेगा उसे ये पता होगा कि प्रश्न कहां से बन रहे हैं पेपर में, तभी तो कर पाएगा। मान लीजिए आप पढ़ते रहे कुछ और पेपर में आए कुछ और, तो इतने सही हो सकते हैं? नहीं। अनुभव के आधार पर, पढ़ाई के आधार पर इतना पता है कि प्रश्न कहां से बनते हैं, कहां से बन सकते हैं, तभी इतना रिजल्ट आ सकता है। और आप अपना रिजल्ट देख के अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कहां से क्या क्या पता है। तो वो अनुभव आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न कहां से बनते हैं, इसका लाभ आप सबको मिले। और आप अधिकांश आप भी ये, यदि हमारी इच्छा पूरी रहे, हो भी ना पाए या ना हो पाए, मान लीजिए हम 98 तक ही पहुंचे हैं, और यदि आप 100 तक पहुंच जाएं, ठीक है, हमारे विद्यार्थी 100 तक पहुंच जाएं, तो भी हमें खुशी होगी। मान लीजिए हम नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, हमारा चेला पहुंच जाए 100 तक, तो इससे बड़ी खुशी हमें और क्या होगी? हम अपनी ही मेहनत मानेंगे और अपना ही परिणाम मानेंगे। तो आप यदि किसी विषय में या पूरी यूपी टेट में या सुपर टेट में या किसी भी परीक्षा में 100% अंक लाते हैं, तो भले ही हमारा योगदान बहुत कम हो उसमें, लेकिन हमें खुशी इतनी होगी, हम सोचेंगे हमने ही 100% अंक पाए हैं। ठीक है, तो मिठाई मंगवा लें, ऐसा करते हैं, चलो प्रभा रेस्टोरेंट में चलते हैं। क्या
ठीक है, कुछ लोगों ने तो देख लिया होगा, रोल नंबर लिख लिया था कि नहीं? अच्छा और वीडियो बन रही है, वीडियो में देख लेना, जब चाहो तो रोल नंबर लिखा हुआ है उसे डायल करके और निकाल लेना कि सही है या नहीं, रोल नंबर से ही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब माता पिता के आशीर्वाद से है, गुरुजनों के आशीर्वाद से है और ईश्वर कृपा से है, माँ सरस्वती की कृपा से है, राधे राधे की कृपा से है। राधे राधे हमेशा सिर पे रहती हैं और उनके वेव सिर पे ही रहते हैं, दोनों लोग पास पास रहते हैं। तो आशीर्वाद आप सामने बैठे हो आपको भी, लेकिन हम तो बिल्कुल सिर के ही ऊपर हैं, तो हाथ हमारे ही सिर पे रहता है। ठीक है, और आप सबकी दुआएं भी हैं, आप सबका भी। ठीक है, तो चलो ऐसा है, वैसे तो कोई बात नहीं। अब विशेष आप लोग अपने हो, तो अब कोई रिजल्ट आया है तो आपको बताना तो जरूरी समझा हमने, इसलिए बताया। ठीक है, आपको बताना जरूरी था, आपको ये लगे कि हम जिनसे पढ़ रहे हैं कहीं गलत नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है, हम तो दिल से पढ़ते हैं, दिल से ही पढ़ाते हैं और रिजल्ट भी हाँ दिल से ही आता है, और आपका भी रिजल्ट दिल से ही आया है और आएगा। यहाँ पढ़ने वालों का जो रिजल्ट आया है आपने देखा होगा, अधिकांश 100% तो खैर कहीं नहीं आता है, कभी नहीं आता है, हमारे ही रह गए आज, कम रह गए 100 में से, लेकिन कुछ तो मान लीजिए गलत हो ही सकता है, फिर भी अधिकांश रिजल्ट अच्छा आता है, आएगा। और माँ सरस्वती राधे माँ, हाँ, और सबसे हमारी भाई यही प्रार्थना है कि आप सबको भी ऐसी सद्बुद्धि दें कि आप सबका भी रिजल्ट ऐसा ही आए, और हमारा प्रयास आपके साथ रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कम ताकत से तालियां बजाने के लिए। ठीक है, अब मालूम पड़ा, तालियों से जब तक गूंज न जाए कमरा, अभी भी ताकत तो कम ही है। अच्छा, खाली पेट में इतनी ताकत लग सकती है। हाँ, सुबह सुबह पेट तो खाली रहता है, चलो कोई बात नहीं, पेट भर जाएगा जब रिजल्ट अच्छा आ जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि हमारे नंबर देख के आपका पेट तो भर ही गया होगा, नहीं भरा? क्यों? जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है, आप पास होते हैं, तो हमारा तो पेट भर जाता है, हमें तो रोटी की जरूरत भी नहीं पड़ती, खुशी से ही पेट भर जाता है। तो आपका भी भरना चाहिए, और नहीं तो फिर आप अच्छे अच्छे नंबर लेके आओ और फिर हमारे घर आना, देखो हम रोटी खाते हैं कि नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कहा, भाव के भूखे होते हैं, बहुत अच्छी बात। ठीक है, सर नहीं आए अभी, ये रुक गई।